हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी पाथ एजुकेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर। ठीक है, बीएससी फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर। ठीक है, कौन सा मैथ है? रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, आज हम ड्यूरिंग डिमांड आज कर रहे हैं 6 चैप्टर जो आपके पास है, एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? चैप्टर नंबर 6। कौन सा है? एलिमेंट्री फंक्शन एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स हम सब पढ़ के आए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे वैसे तो +1 क्लास में आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? आयोटा के फॉर्म में जो नंबर्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स जैसे हमारे पास एक रियल फंक्शन होता है, ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या आता है? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता है। फंक्शन की डेफिनेशन सबको पता है, वैसे ही हमारे पास क्या आता है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सबसे पहले आपको एक फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक डोमेन की ज़रूरत होती है, एक रेंज की ज़रूरत होती है। ये आपके पास क्या है? डोमेन, और ये आपके पास क्या है? रेंज। डोमेन आपकी कैसी होनी चाहिए? डोमेन पहले तो आपकी कैसी होनी चाहिए? नॉन एम्प्टी प्लस ओपन। ठीक है, अगर कोई भी सेट, डोमेन क्या होता है? आपके पास कोई सेट होना चाहिए, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, प्लस में वो कैसा होना चाहिए? ओपन। ठीक है, अगर वो सेट नॉन एम्प्टी प्लस ओपन है तो उस सेट को आप क्या कह सकते हो? डोमेन। जो आपकी डोमेन होती है, ठीक है, अगर आपकी जो रेंज है वो कभी भी डोमेन नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अगर आप डोमेन में बाउंड्री ऐड कर दोगे, मतलब किसी भी फंक्शन की या किसी भी सेट की आप अगर बाउंड्री ऐड कर दो तो वो आपकी क्या हो जाती है? डोमेन। अगर हटा दो तो वापस वो क्या बन जाती है? रेंज। आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है, आपका कैसा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है, आपने क्या लिया? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन। वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया? डी से, डोमेन से लेके रेंज तक आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, एक फंक्शन है एफ, उसको हमने क्या लिया? कोई सेट जो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का, वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट पे हो। जब तक किसी फंक्शन की रेंज क्या नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई सेट या सबसेट नहीं होगा, तब तक वो फंक्शन आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे आपके पास रियल फंक्शन होता है, उसकी रेंज हमेशा या तो रियल सेट होती है या फिर रियल सेट का कोई सबसेट होती है, वैसे ही आपके पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है उसकी जो रेंज है वो या तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होनी चाहिए या फिर उसका कोई सबसेट होनी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? इस सेट टू बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसको आप क्या कहोगे? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। यहाँ से कोई एक फंक्शन लोगे, हम क्या कंसीडर करते हैं? जेड। जेड आपका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड को आप किसकी फॉर्म में लिखते हो? एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। जब आपने यहाँ पे कोई जेड लिया तो यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए? कि डब्ल्यू। ये आपका क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड। ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? डब्ल्यू भी कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड को हम कंसीडर करते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई और डब्ल्यू को हम कंसीडर करते हैं यू प्लस आयोटा वाई। तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड आपका किसके इक्वल है? यू प्लस आयोटा वी। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है आपका इमेजिनरी। तो इस फंक्शन का जो u है वो आपका कैसा होता है? रियल पार्ट, और जो v होता है वो आपका क्या यहाँ पे? इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस सेट के पास आपकी रियल और इमेजिनरी होगी, तो आपको एक कभी भी एक चीज़ याद रखना, जैसे आप रियल लाइन की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ऐसे ही कभी भी आप यहाँ से यहाँ तक, आप सिंपली समझने के लिए कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक आपने फंक्शन डिफाइन किया। जैसे यहाँ से एक जेड कंसीडर करते हो तो यहाँ पे जेड के कोरस्पॉन्डिंग
एक जेड की इमेज मिलती है एफ जेड, और उसको आपने क्या कह दिया, वो कोई ना कोई एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू के इक्वल होगा। तो ये आपकी सिर्फ एक समझने के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपके पास कभी भी कोई भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आई कि ये आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब एक चीज़ समझो, कभी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आपके पास हमेशा, आपने ये पढ़ा हो कि यहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट लेते हो तो यहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट मिलता है, लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स प्लेन में कभी भी नहीं होता। यहाँ पे आपके पास हमेशा एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। वैसे तो फंक्शन कभी भी मल्टी वैल्यूड होता नहीं है, फंक्शन हमेशा सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। लेकिन मल्टी वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट की इमेज एक से ज़्यादा मिल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन लिया एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, ठीक है, ये फंक्शन लिया। अब आपने यहाँ पे जेड की जगह जीरो पुट किया, तो जीरो की इमेज आपकी क्या होगी, साइन जीरो पे ज़ीरो। अब आपने यहाँ पे पाई लिया, साइन पाई की इमेज क्या हुई, ज़ीरो। एलिमेंट आपके कैसे हैं, ज़ीरो और पाई दोनों क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इमेज उसकी कैसे आ रही है, नॉट इक्वल टू आ रही है, मतलब इक्वल आ रही है। एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। इसका मतलब ये फंक्शन आपका कैसा है, नॉट वन वन फंक्शन। और जो फंक्शन वन वन नहीं होता उस फंक्शन को आप कैसे क्या कहते हो, मैनी वन फंक्शन। और जो फंक्शन मैनी वन फंक्शन होता है उस फंक्शन को आप क्या कहते हो, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अब आप पढ़ते हो मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो गया। अब आपने क्या पढ़ा कि हर फंक्शन की एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, मतलब हमारे पास एक निकल के आता है टाइम पीरियड, या फिर हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। अब फंक्शन पीरियोडिक कब होता है कि आपका जो भी फंक्शन है वो आपका कुछ टाइम के बाद, मतलब जेड में एक टाइम मिल जाए, उसके बाद उस फंक्शन की वैल्यू कुछ टाइम के बाद एज इट इज़ वही रिपीट होना शुरू हो जाए। मतलब आपने साइन का ग्राफ पढ़ा होगा, एफ जेड आपका क्या है, साइन जेड टाइप का फंक्शन है। तो आपने साइन का ग्राफ पढ़ा, आपने हमेशा पढ़ा है कि जीरो से लेके पाई तक का एक आपका क्या होता है, पीरियड होता है फंक्शन का। ठीक है, क्योंकि पाई के बाद फिर से ग्राफ क्या शुरू हो जाता है, रिपीटिशन। तो इसका मतलब जब आप फंक्शन साइन जेड लेते हो तो उसका पीरियड आप हमेशा क्या कंसीडर करते हो, जीरो से लेके टू पाई तक का। तो जिस फंक्शन की वैल्यू कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद एज इट इज़ रिपीट होना शुरू हो जाए, तो उस फंक्शन को आप क्या कहते हो, पीरियोडिक फंक्शन। दो चीज़ें समझ आई। अब हमेशा आपको एक पता चीज़ होनी चाहिए, आपके पास एक होता है ब्रांच फंक्शन। अब ब्रांच फंक्शन या फिर ब्रांच कट कब निकालते हो आप फंक्शन की, ब्रांच कट आपके पास वो फंक्शन होता है, मान लो फॉर एग्जांपल, वैसे तो बहुत कुछ दे रखा है लेकिन मैं जनरली सिर्फ एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ ब्रांच फंक्शन या ब्रांच कट निकाल से कहते हैं। मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, आपका ग्राफ यहाँ से कोई फंक्शन राउंड होना शुरू हुआ और यहाँ पे आके वो फंक्शन टच ना करे, तो ये पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या हो, डज नॉट एग्जिस्ट हो। जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, ब्रांच पॉइंट। ठीक है, और जिस पॉइंट का जो आपका फंक्शन होता है, जिस फंक्शन की आपकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करे उस फंक्शन का आप क्या कह देते हो, ब्रांच फंक्शन। और जो ये पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के ऊपर वो लाइन आपस में टच करती है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होती है, उसे आप क्या कहते हो, ब्रांच कट। ठीक है, सिर्फ फिलहाल इतना ही समझ लो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बाकी अगर डिटेल में डिस्कस करना है तो हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में ब्रांच कट के बारे में, ब्रांच कट के बारे में बता देंगे। एक ब्रांच कट एक पोर्शन ऑफ लाइन होता है या फिर कर्व होता है विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन द ब्रांच ऑफ द मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मतलब कि ब्रांच कट फंक्शन या ब्रांच कट क्या होता है, ऐसा पोर्शन होता है लाइन का या फिर एक कर्व का जो
इंट्रोड्यूस करता है इन ऑर्डर टू डिफाइंड द ब्रांच ऑफ द मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मतलब एक बैरियर पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दे, मतलब उस लाइन से उस लाइन तक, मतलब वो एरिया डिफाइन कर दे जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, उसको आप क्या कहते हो, ब्रांच कट। और जहाँ पे वो पॉइंट होता है उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, ब्रांच पॉइंट। ये था सिर्फ आपका बेसिक समझने के लिए। मेन आपका चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। अब देखिए आप क्या पढ़ोगे, सम एलिमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब आप पढ़ोगे कुछ एलिमेंट्री फंक्शन। मेन आपके तीन चार एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं, मैं जस्ट बता रही हूँ। एक होता है आपके पास e की पावर z, जिसको आप बोलते हो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन। दूसरा होता है आपका log z, इसको आप बोलते हो लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन। थर्ड होता है आपके पास z की पावर अल्फा, इसको बोलते हो आप एलिमेंट्री फंक्शन, ठीक है। और बाकी आपके पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेनली आपके पास चार ऐसे एलिमेंट्री फंक्शन हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आपके पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास सबसे मेन कहाँ से आता है, सबने पढ़ा होगा कि एफ जेड कोई भी एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एक फंक्शन लिया आपने, ठीक है, मतलब आपने एक पॉलिनोमियल ली। भाई इसमें ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, हम मेन पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम है परसों, आई थिंक परसों एग्ज़ाम है, तो उसके बारे में मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाह रही हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सिर्फ उसके हिसाब से हम कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जिससे आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तब आपके पास e की पावर z है, एक फंक्शन है, मतलब कि एक डोमेन से लेके एक रेंज तक आपने एक फंक्शन डिफाइन किया e की पावर z। ये आपके पास क्या फंक्शन की डोमेन, और ये आपके पास फंक्शन की क्या है, रेंज। तो आपने क्या कंसीडर किया, एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, e की पावर z। एफ ऑफ जेड क्या है, किसी ने किसी इस पॉइंट की इमेज, हमने क्या कंसीडर किया, w किसके इक्वल है, e की पावर z के। और w आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको क्या लिख सकते हो, u प्लस आयोटा वाई। ये भी क्या है, e की पावर x प्लस आयोटा वाई। तो इन दोनों को क्या कर सकते हो, सेपरेट। तो u की पावर u प्लस आयोटा v। अब सबने पढ़ा है e की पावर x इंटू e की पावर आयोटा वाई। सभी फर्स्ट ईयर में डी मोरवी थ्योरम होती है, वो पढ़ के आएंगे। e की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखो, e की पावर x कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो इसको क्या लिखोगे, a की पावर x कोस थीटा प्लस आयोटा a की पावर x साइन थीटा। ये वैल्यू किसके इक्वल है, u प्लस आयोटा v। u आपकी क्या बताई थी, रियल पार्ट, और v आपका क्या बताता है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रियल पार्ट, और ये क्या हुआ आपका इमेजिनरी पार्ट। मतलब इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास, u की वैल्यू आपकी निकल के आई है e की पावर x कोस थीटा, और v की वैल्यू निकल के आई e की पावर x साइन थीटा। तो ये आपकी वैल्यू है, इसको बोलते हो रियल और इसको बोलते हो इमेजिनरी पार्ट। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको नेसेसरी हैं। सबको e की पावर z का फॉर्मूला पता होगा, 1 प्लस z बाई 1 फैक्टोरियल, z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस z की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस अप टू सोन z की पावर n बाई n फैक्टोरियल एंड सोन। इस तरह से आपका क्या चलता है, e की पावर z का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसमें जो प्रूफ दे रखा है मैं वो थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। e की पावर z क्या होता है, e की पावर x प्लस आयोटा वाई। तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 प्लस z की जगह क्या रखो, x प्लस आयोटा वाई डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर
बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सोन प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर n बाई n फैक्टोरियल। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप आयोटा वाई की वैल्यू निकालो जो डी मोरवी थ्योरम में कैसे निकालते हो। तो पुट कर दिया हमने x की वैल्यू 0 को, मतलब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम लेके जा रहे हैं किसके अंदर, इमेजिनरी फॉर्म में। तो ये क्या हुआ, e की पावर आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाई 1 फैक्टोरियल माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1, वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस का साइन आएगा आयोटा वाई की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इसमें आपके कुछ टर्म आयोटा की पावर 3, कुछ टर्म कैसी होंगी प्लस की और कुछ टर्म कैसे होंगी माइनस की। मतलब जहाँ पे आपको एक चीज़ पड़ी होगी, आयोटा की 4 वैल्यू हमेशा क्या देता है 1, मतलब आयोटा की पावर 4n का मल्टीपल आपको हमेशा 1 वैल्यू देगा। मतलब जहाँ पे आपके पास आयोटा की टर्म है उसको एक तरफ कर दो, जो विदाउट आयोटा की है उसको एक तरफ कर दो। तो क्या है, e की पावर आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 5 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास 4 वाली होगी, आयोटा की 4 क्या होगा 1, तो प्लस क्या होगा y की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड अप टू सोन। क्या लिखोगे फिर, प्लस का आयोटा कॉमन लोगे, यहाँ से क्या होगा आयोटा स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आया y, फिर देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू होगी माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी। तो यहाँ पे आयोटा बाहर लिखा तो y की 3 बाई 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सोन, इस तरह एक्सपेंड किया। तो हमें पता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है कोस ऑफ थीटा का, और ये किसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ थीटा का। मतलब 1 माइनस एक्स की फॉर्म में लिखते हो या वाई की फॉर्म में, जो इवन टर्म्स आती है ऑल्टरनेटिव साइन के साथ वो किसकी वैल्यू होती है कोस थीटा का एक्सपेंशन होती है, और जो ओड टर्म्स होती हैं और अल्टरनेटिव साइन में चलती हैं वो किसकी होती है साइन थीटा की। तो e की पावर आयोटा वाई किसके इक्वल कोस वाई प्लस में आयोटा साइन वाई। तो इसीलिए हमने इस पेज पे e की पावर आयोटा वाई की जगह क्या रखा कोस ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ वाई। ये चीज़ समझ में आई। तो इसका मतलब आपने क्या रखा है, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म होती है। पोलर फॉर्म पढ़ी है, नहीं पढ़ी। पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू आर e की आयोटा थीटा, इसको आप ऐसे भी लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा x प्लस आयोटा वाई, x को क्या लिखते हो r कोस थीटा और y को क्या लिखते हो r साइन थीटा। ये आपके पास इस फॉर्म में निकलते इस टाइप से, ये होता x, ये होता y और ये होती है r की वैल्यू, ये होता थीटा x बाई r। तो क्या हुआ बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या बना आपके पास कोस थीटा। तो x किसके इक्वल निकल के आया r कोस थीटा के, और y की वैल्यू सेम किसके निकल के आएगी r साइन थीटा के। जो z किसके इक्वल होता है x प्लस आयोटा वाई, यहाँ से वैल्यू पुट करो r कोस थीटा प्लस r साइन थीटा, r कॉमन लो, यहाँ से क्या होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r, अभी ये चीज़ किसके इक्वल पड़ गए थे r ए की पावर आयोटा था थीटा। तो z की वैल्यू आप क्या भी रख सकते हो r ए की पावर आयोटा थीटा, लेकिन किसकी फॉर्म में पोलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। हमें पता है कि e की पावर z का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर z ही होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू z। ये आपने पढ़े हैं कुछ प्रॉपर्टी। अब आप पढ़ोगे मेन प्रॉपर्टी होती क्या है, e की पावर z1 प्लस e की पावर z2, ठीक है। e की पावर z1 प्लस z2 का आप क्या लिख सकते हो, e की पावर z1 इंटू e की पावर z2, क्योंकि बेस सेम होता है तो उसकी पावर को आप क्या कर सकते हो अलग कर सकते हो। वही लेके चलो, e की पावर z1 प्लस z2 प्रूफ करना हो तो क्या लिखोगे z1 की जगह x1 प्लस आयोटा y1, यहाँ पे लिखोगे x2 प्लस आयोटा y2। रियल पार्ट अलग कर देना, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना, ठीक है। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएगा, e की पावर x1 e की पावर आयोटा y1 e की पावर x2 e की पावर आयोटा y2। तो e की पावर x1 प्लस आयोटा y1 अलग से लिखा, e की पावर x2 प्लस आयोटा y2
बेस सेम है तो पावर अलग कर दी तो वहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ पढ़ो, e की पावर z और e की पावर माइनस z, e की पावर बेस सेम है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, e की पावर z माइनस z माइनस z क्या हुआ 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 आपके पास क्या होती है, अपन ये चीज़ पढ़ा तो e की पावर z इंटू e की पावर माइनस z किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, w इज इक्वल टू ए की पावर z आपका कैसा होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसे होता है अभी देखो, w किसके इक्वल है, e की पावर z के इक्वल है, ठीक है। w आपने क्या लिया, w एज इट इज है तो w को रखो, इस पे क्या लिख सकते हो, e की पावर x प्लस आयोटा y, e की पावर x इंटू e की पावर आयोटा y लिखा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि w e की पावर z है, अगर हम e की पावर z का मोड लेते हैं तो इसका अगर हम मोड लेंगे तो मोड w किसके इक्वल होगा, e की पावर x प्लस आयोटा y, और e की पावर x मोड प्लस आयोटा y। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी, e की पावर आयोटा थीटा वैल्यू हमेशा क्या देता है 1, तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई मोड x, और ये पॉजिटिव नंबर है तो e की पावर x, इसका मतलब मोड w की वैल्यू क्या होगी आपके पास, e की पावर x निकल के आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकल के आई, e की पावर z, e की पावर x की वैल्यू क्या होगी मोड w। अब किसकी वैल्यू चाहिए, e की पावर आयोटा y की वैल्यू चाहिए, तो आयोटा y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पता है कैसे। अब हमने पढ़ा था कि e की पावर आयोटा थीटा होता है जो, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, e की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब आप y की फॉर्म में लिखोगे तो कोस y प्लस आयोटा साइन y, ये किसका पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, 0 से लेकर 2 पाई का पीरियड होता है, इसका भी 0 से लेकर 2 पाई। जब ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है तो इनका सम करके आपको क्या मिलेगा, एक नया पीरियोडिक फंक्शन। तो ये किसके इक्वल होगा, e की पावर आयोटा y इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई का पीरियड हो गया। तो इसका मतलब आपके पास y की वैल्यू e की पावर आयोटा y किसके इक्वल हो सकता है, e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई के इक्वल। तो यहाँ से कंपेयर करो, बेस सेम है तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आयोटा y किसके इक्वल होगा, आयोटा इंटू थीटा प्लस 2n पाई के। तो y की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल निकल के आ गई, थीटा प्लस 2n पाई के। ये आपकी क्या होगी प्रॉपर्टी। तो z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या लिखोगे, z की वैल्यू पुट कर दो इज इक्वल टू x की वैल्यू मोड w प्लस आयोटा y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है। सॉरी यहाँ पे किसकी वैल्यू आई थी, ये e की पावर x किसकी वैल्यू थी, मोड w की x की निकालोगे तो क्या होगी, लॉग ऑफ मोड w हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रखोगे, लॉग ऑफ मोड w प्लस आयोटा इंटू थीटा प्लस 2n पाई। जब भी आपको किसी z की वैल्यू निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, इससे ये आपका सबसे बेस्ट मेथड होता है किसके लिए, आपकी जो z की वैल्यू निकालनी है इसके लिए। इसका मतलब यहाँ से आपके पास जैसे जैसे आप n की वैल्यू चेंज करते जाओगे वैसे वैसे z की वैल्यू चेंज होगी। तो इसका मतलब हर z n की वैल्यू के लिए आपके पास z की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। तो इसका मतलब e की पावर z आपका एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट इमेज दे रहा। तो ये फंक्शन आपका कैसा होगा, मैनी वैल्यूड फंक्शन। तो इसको आप कैसा भी कह सकते हो, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। नहीं, आपके सिलेबस में दे रखा है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन जेड कोस जेड, ठीक है भाई। ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, तो हम पहले लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी में। फटाफट देखो भाई, w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। आप एक फंक्शन लेके चलोगे, अब आपने फंक्शन कैसा लिया, लॉग जेड, लॉगरिथमिक फंक्शन लेके चले, ठीक है। तो आप क्या करो, w इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, लॉग जेड, एंटी लॉग अप्लाई करोगे तो e की पावर w इज इक्वल टू जेड हो गया, ठीक है। यहाँ से अब आप क्या करो, अप्लाई बोथ साइड
मोड अप्लाइड कर दो। मोड अप्लाइड करोगे तो क्या होगा, ए की पावर यू प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई का मोड। ए की पावर क्या हुआ, यू इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स के इक्वल हो गया, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या लिख दो, मोड जेड। तो यहाँ से आपके पास यू की वैल्यू क्या निकल के आई, लॉग ऑफ मोड जेड। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। जैसे वहाँ से ए की पावर आयोटा वाई की वैल्यू निकाली थी, इसी तरह ए की पावर आयोटा वी की वैल्यू निकालोगे तो किसके इक्वल निकल के आएगी, यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी ए की पावर आयोटा की 2n पाई आयोटा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया, डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड जेड प्लस आयोटा 2n पाई आयोटा। डब्ल्यू किसके इक्वल था, लॉग जेड के इक्वल। लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड जेड प्लस में आयोटा 2n पाई आयोटा के इक्वल है। ये आपकी किसकी वैल्यू है, लोगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू, जब आपको जेड की वैल्यू दी होगी। मैं बताऊंगी कैसे। जैसा कि मान लो आपके पास क्या दे रखा है, लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा दे रखा है और आपसे वैल्यू पूछी जाए कि इसके अंदर वैल्यू निकाल के देखो, तो आप सबसे पहले जेड की वैल्यू क्या आपके पास 1 प्लस आयोटा, इस फॉर्मूले में पुट करो, मोड जेड निकालोगे। मोड जेड क्या होता है, 1 प्लस आयोटा, आयोटा का मोड क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो क्या आ गया यहाँ से वैल्यू, √2, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ √2 प्लस आयोटा 2n पाई आयोटा। ये आपकी क्या निकल के आ गई, वैल्यू निकल के आ गई। कुछ प्रॉपर्टी हैं लोगरिथमिक फंक्शन की जो आपके मैथ में दी गई है। लोगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/z होता है। लॉग z1 z2 की प्रॉपर्टी कैसी होती है, log m प्लस log m1 m2 की होती है, क्या होती है, log m1 प्लस log m2, log m बाई n की होती है log m माइनस log n। ये कुछ प्रॉपर्टी होती है, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता है, एक साइन जेड, एक होता है कोस जेड, एक होता है साइन इनवर्स जेड और एक होता है आपके पास कोस इनवर्स जेड। ये कुछ मेन फंक्शन है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं भाई, इनमें बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट भी हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, मेन वो बता रही हूँ। 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बस अब ये 4 याद कर ले, बाकी कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या है, साइन जेड ए की पावर आयोटा जेड माइनस ए की पावर माइनस आयोटा जेड बाई 2 आयोटा कोस जेड होता है हमारे पास ए की पावर आयोटा जेड। माइनस की जगह सिर्फ प्लस का साइन हो जाता है, माइनस के आयोटा जेड बाई 2, और यहाँ पे साइन के साथ आयोटा था, इसके साथ आयोटा कभी भी नहीं आता है, ठीक है। और दूसरा है आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या लिख सकते हो, साइन हाइपरबोलिक जेड, ये होता है हाइपरबोलिक फंक्शन। यहाँ पे आयोटा हट जाता है, बस ए की पावर जेड माइनस ए की पावर माइनस जेड बाई 2, और दूसरे में होता है कोस हाइपरबोलिक जेड। इसको क्या लिख सकते हो, ए की पावर जेड प्लस ए की पावर माइनस के जेड बाई 2, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, बाकी एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं तो मुझसे पूछ लीजिए। अब हम बात करें जेड की पावर अल्फा टाइप का। ये मेन एक्सप्रेशन आपका, इसको आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। जेड की पावर अल्फा, इसको आप लिख सकते हो, जेड की पावर अल्फा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर लॉग ऑफ जेड की पावर अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि लॉग ऑफ एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग ऑफ एम होता है, इसको ऐसे लिखो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर लॉग वापस 1 होता है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो ये क्या होगी, ए की पावर अल्फा लॉग जेड होगी। लॉग जेड का भी पीछे पढ़ के आए थे, फॉर्मूला निकाला था ना, लॉग जेड का फॉर्मूला क्या था, लॉग ऑफ मोड जेड प्लस आयोटा 2n पाई। ये वाली वैल्यू उठा के एज इट इज कहाँ पे रख दो, यहाँ पे। तो यहाँ से क्या निकल गया, ए की पावर अल्फा लॉग ऑफ मोड ऑफ जेड प्लस आयोटा थीटा प्लस में 2n पाई, ठीक है।
ये थीटा मैंने पीछे निकालना सिखाया था। अभी थीटा क्यों लेते हैं, क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन होता है 2 पाई के पीरियड के साथ, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो साइन और कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मिलकर बना होता है। उनका पीरियड 2 पाई का कंसीडर करते हो, तो इसका मतलब आप e की पावर z का भी पीरियड क्या कंसीडर करके चल रहे हो, 2 पाई का। बस सिर्फ किसके केस में, y के केस में, और पूरा e की पावर z का कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और वैसे एक चीज़ बता दूं, z की पावर अल्फा कैसा होता है, इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन होता है, क्योंकि इसकी एक वैल्यू पे यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो जाती है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। z की पावर अल्फा का डेरिवेटिव करते हुए विद रिस्पेक्ट टू z, तो अल्फा z की पावर क्या होता है, अल्फा -1 निकल के आएगा, ठीक है। ये थी आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन।